अभी क्या है कि अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी बहुत वीवीआई टॉपिक है। समतापी, अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, आइसोथर्म। देखो इसमें नाम में ही पता है ना, समतापी, जहां पर ताप क्या हो, समान हो, साफ लिखा हुआ है अधिशोषण समतापी। ताप क्या हो, यहाँ समान हो, तो आप उसको क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। तो यहाँ देखो समान ताप लिखा है कि नहीं। तो एडजॉर्प्शन समतापी किसे कहते हैं, हम लोग क्या है चलेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्थिर दाब पर, स्थिर सॉरी यहाँ ताप है ना, तो स्थिर क्या ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषित या अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। याद रखें यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखें कि जो मैं जितनी भी चर्चाएं अभी कर रहा हूं सब ये जो अधिशोषक है, अधिशोषक है वो है कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। और जो अधिशोष से आके जो चिपक रहा है ना, जो चिपक रहा है वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, गैस अवस्था में। बात समझ रहे हो, ये जो अधिशोष से आके चिपकता है वो किस अवस्था में रह रहा है, गैस में। और जो अधिशोषक है, अधिशोषक है वो किस अवस्था में जाएगा, ठोस में। तो अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं, सुनिएगा। स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब में परिवर्तन को एक वक्र के द्वारा, वक्र मतलब ग्राफ के द्वारा है ना, प्रदर्शित किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब में परिवर्तन को एक वक्र या गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक आएगा कुछ देर में, एक वक्र या गणितीय व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। बात गया भेजे में। क्या क्या बोला मैंने कि क्या बोला मैंने कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब में परिवर्तन को एक वक्र के द्वारा या गणितीय व्यंजक द्वारा, गणितीय व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि अधिशोषक जो गैस को अधिशोषित किया उसके लिए हम लोग एक क्या कर दिए, ग्राफ खींच दिए। उस ग्राफ को ही हम लोग क्या कह देंगे, अधिशोषण समतापी। वहां पर एक चीज कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर। बात समझ में आई कि हमने क्या किया, हमने नहीं, अधिशोषक ने क्या किया, अधिशोषक ने गैस को अधिशोषित किया। और जब गैस को अधिशोषित किया तो उसमें हमने एक वक्र बनाया, वक्र समझ रहे हो, ग्राफ बनाया। किसके अगेंस्ट, दाब के अगेंस्ट, दाब में परिवर्तन के अगेंस्ट हमने एक ग्राफ बनाया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, जो बच्चे देख रहे हैं तो वहां पर क्या करें कि एक जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिशोषण समतापी का डेफिनेशन जरूर लिख दे। फिर से एक बार देखो, अधिशोषण समतापी क्या हो गया देख लो, तो एक बार जान लो। स्थिर क्या, स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित क्या, गैस की मात्रा एवं दाब में परिवर्तन को एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, है स्थिर क्या, स्थिर ताप पर अधिशोषक, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित, अधिशोषित गैस की मात्रा, गैस की मात्रा एवं दाब में परिवर्तन को, दाब में परिवर्तन को एक वक्र या, मैं वक्र अभी खींच रहा हूं, या गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक के द्वारा, के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया
जाता है इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसे अधिशोषण समतापी कहते हैं, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्या है? ताप स्थिर होना चाहिए। आप देखो वक्र, जरा देखो वक्र, आप पहले से जानते हो, ये आप पहले से जानते हो, इसमें कुछ नहीं है। ये कल भी मैंने बताया था आपको, कल भी मैंने आपको ये बताया था, ध्यान दीजिएगा। तो अभी आप देख लो कि यहाँ पर जो है मैं एक वक्र खींचूंगा जो आपने कल भी पढ़ा था। तो कल जो पढ़ा था वो देख लो आप, कि यहाँ पर हमने अधिशोषण की मात्रा लिखी थी। अधिशोषण की मात्रा को किससे सूचित करते हैं? x/m से। और यहाँ क्या हो गया? दाब। इसके बीच का जो हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा वो देखो ये है ना, ये खींचा एक क्या ग्राफ। तो ये ग्राफ का में हम लोग क्या देखते हैं कि दाब जैसे जैसे बढ़ रहा है, अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही। नहीं, ये आप कल मैंने बताया था। एक ही चीज को 4 बार बताना पड़ता है, ये जरा प्रॉब्लम है भाई। मतलब यदि कल बताओ और आज फिर बताओ तो फिर आज उतना ही बताना पड़ता है। तो थोड़ा सा देख लो भाई आप लोग। तो ये देखो, इधर दाब बढ़ रहा है और इधर अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो ये जो दाब जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो देखो अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट में मान लो हम लोग दाब दे दिए यहाँ पर। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर, ये दाब जो है यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ के बाद क्या देख रहे हो कि अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दाब इधर बढ़ रहा है लेकिन अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही। दाब इधर बढ़ रहा है ना, दाब आगे मतलब क्या हो रहा है? दाब बढ़ते जा रहा है, लेकिन अधिशोषण की मात्रा देखो यहीं का यहीं क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। अब ये अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही है। तो जिस ये दाब जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग PS, यानी संतृप्त दाब। संतृप्त दाब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? संतृप्त दाब। और यहाँ पर जो यहाँ देखे आप लोग, इस अवस्था को, जिस अवस्था के बाद वो बढ़ना, अधिशोषण की मात्रा बढ़ना बंद करती है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त अवस्था। संतृप्त क्या अवस्था? यानी अब इसके बाद तुम कितना भी चाहो दाब बढ़ाते चलो, लेकिन अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, खाली ये दोनों नहीं बताया था, नहीं, बाकी तो सब कल बताया हुआ है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे जैसे क्या होगा? दाब बढ़ेगा, अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। दाब बढ़ते जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ते जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर देखो कि दाब बढ़ रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद भी अधिशोषण की मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। बात समझ में आई? तो इस वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। ऐसे और वक्र है, जरा देख लो। लेकिन इसके लिए आपको पहले पीछे से समझना पड़ेगा कल वाला से, कि इसको कैसे मैंने यह ग्राफ खींचा था। दाब के प्रभाव को दिखाने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था फ्रैंडलिक। क्या नाम था? फ्रैंडलिक। नाम तो थोड़ा टेढ़ा है इसलिए देखना पड़ता है। फ्रैंडलिक है ना, फ्रैंडलिक। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। ये एग्जाम के लिए, यदि एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर आपके लिए। अधिशोषण समतापी, और बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रैंडलिक LICH एडजॉर्प्शन, फ्रैंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रैंडलिक अधिशोषण क्या? समतापी। चले हम लोग आगे। क्या बफरिंग हो रहा है भैया? देख लो, रुक नहीं ना रहा है ना? रुक नहीं रहा है ना? सब कुछ सही है? दोनों चित्र, हाँ दोनों बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझो। तो फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है? ध्यान दीजिएगा, फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रैंडलिक नाम का वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1909 में अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच संबंध स्थापित किया, है ना, कि बोला कि भाई जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब बढ़ने से क्या होगी? बढ़ेगी। और उसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया,
जिस समीकरण को हम लोग फ्रेंडलिक समीकरण के नाम से जानते हैं। और समीकरण क्या था, x/m बराबर k p 1/n। और आप जानते हैं इसको प्रूव नहीं किया वो, ये सिर्फ प्रायोगिक समीकरण है। और ये जो समीकरण है वो बहुत सर्वमान्य भी नहीं है। उच्च दाब पर इसका हालत क्या होता है, खराब हो जाता है। ये निम्न दाब पर ही, ये वाला जो समीकरण है वो निम्न दाब पर ही हम लोग देख सकते हैं। आप लोग देखें कि जितना भी ग्राफ बनाए हैं वो निम्न दाब पर ही बनाए, उच्च दाब पर तो वो क्या अधिशोषण की मात्रा के बराबर ही चल रहा था। तो फ्रेंडलिक ने क्या 1909 में किसके अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब में संबंध स्थापित किया तथा इसके लिए क्या दिया, एक समीकरण दिया। समीकरण लास्ट में पढ़ेंगे हम फिलहाल। तो फिलहाल क्या बोला मैंने 1909 में कौन, फ्रेंडलिक ने, लिखना पड़ेगा क्या सब कुछ, फ्रेंडलिक ने, ध्यान दीजिए लिखना नहीं है हमें। फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर, अब स्थिर ताप भी होना चाहिए, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं किसके बीच, दाब के बीच संबंध स्थापित किया, है ना। और फ्रेंडलिक के अनुसार क्या था कि अधिशोषण की जो मात्रा है, अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होता है, तो मैंने कल भी लिखाया था, तो किसके समानुपाती होता है, दाब के। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। फिर से आप देख लो कि 1909 में फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य संबंध स्थापित किया। यहाँ तक ठीक है, संबंध स्थापित किया, है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया जिसको हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं, फ्रेंडलिक समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंडलिक के अनुसार अधिशोषण की मात्रा किसके, दाब के समानुपाती होता है, यही ना है। अब ध्यान देना, लिखना नहीं कोई, देखो अधिशोषण की मात्रा किससे सूचित करते हैं, समानुपाती क्या हो गया, P। अब चलो इसको 3 कंडीशन पर इसका हम ये करते हैं समाहरण। पहला है नियत नहीं बल्कि निम्न दाब पर, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कोई नहीं, निम्न दाब पर। तो निम्न दाब पर क्या होगा, x/m समानुपाती क्या होगा, P 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, 1 क्योंकि नहीं है कुछ, तब इसका मतलब क्या है 1 है। यानी निम्न दाब पर हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि निम्न दाब पर क्या होता है कि अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। कई बार हम लोग कल से भी पढ़ रहे हैं कि अधिशोषण की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, दाब के। वही ना, ग्राफ में यही बताया ना, ग्राफ में क्या बताया कि जब तक दाब कम रहेगा तब तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ते रहेगी, लेकिन जब दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही बात जानते हैं ना। तो चलो अब ये हो गया आपका निम्न दाब पर, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा कंडीशन है उच्च दाब पर। तो उच्च दाब पर क्या होता है, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जानते हैं ना क्या बोला मैंने, कि जब दाब उच्च हो तो अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी कई बार, अभी ग्राफ में मैंने दिखाया था आपको, आप पीछे से ध्यान नहीं रखते हो, इसीलिए प्रॉब्लम भी होता है ना। जब तक पीछे नहीं ध्यान रखोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। तो ये है, यहाँ देखो ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक दाब कम था तब तक तो ये अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उच्च हो गया, ये पोजीशन पर क्या हो गया, दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, x/m समानुपाती P पर पावर 0। अब बोलो सर P पर पावर 0 क्यों लिख दिए, क्योंकि P पर पावर 0 लिखेंगे तो देखो x/m बराबर क्या हो जाएगा, k P पर पावर 0। और जब P पर पावर 0 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि किसी भी चर पर यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x/m बराबर क्या हो जाएगा, k, दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, x/m बराबर क्या हो जाएगा, k। इसका मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कब हो जाएगी, जब दाब उच्च रहेगा तब, यही ना। तो देखो वो ये था ग्राफिकली, ये है मैथमेटिकली, प्रूफ तो है कि नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर रहती है। यहाँ साफ दिखा रहा है कि जैसे उच्च दाब बढ़ते जाएगा उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है अधिशोषण की मात्रा। यहाँ देखो, यहाँ बोल भी रहा है
कि उच्च दाब पर पी पर पावर कितना है 0, तो पी पर पावर 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो x बाय एम बराबर क्या हो गया, पी पर पावर 0 को 1, तो x बाय एम बराबर क्या हुआ k। यानी उच्च दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, नियत होती है, वो बदलेगा नहीं। अब हम लोग को दोनों का बीच का रास्ता निकालना है, ना ज्यादा ना कम। अब देखो यही है मेन खेल, यही पर दिया था मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर तो क्या हो गया x बाय एम समानुपाती p। अब दोनों के बीच, तो दोनों का बीच का मतलब 0 से लेकर क्या 1, 0 से लेकर, सही है बात समझ में आई। यहाँ पर 0 से लेकर, यानी कि निम्न दाब पर था इतना, इतना है, उच्च दाब पर जो है अधिशोषण की मात्रा दाब के ये, तो दोनों के बीच का क्या होगा, मध्यम दाब पर क्या होगा कि 0 से ये और 1 के क्या बीच में, 0 और 1 के क्या बीच में। अच्छा 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं बोलो, अनंत, तो उसको अनंत को क्या लिखते हैं, इन्फिनेटिव 1 बाय एन यहाँ पर यूज करेंगे। उसको सर कैसे करेंगे बोलो, तो p और 0 के बीच में x बाय m समानुपाती क्या हो गया p 1 बाय क्या m, है ना। ये नहीं समझे 1 बाय n अभी तक, बोलो हाँ या नहीं समझे। तो पहले देखो 0 से क्या है 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में परिमेय संख्या कितना, अनंत है, तो कितना है ऐसे 1 बाय 1 ऐसे 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 भी लिख सकते हो, है ना। 1 बाय क्या 2, तब ना होगा 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6, 1 बाय 7, ये सही है, ये वाला सही। वहाँ पर कुछ है ना 8, इस तरह से है ना। 1 बाय क्या 9, 1 बाय 10, 1 बाय 11, 1 बाय 12, 1 बाय 13, 1 बाय 14, 1 बाय 15, और लिख दें 1 बाय 16, लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं अनंत रूप में क्या 1 बाय n। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बस इसी बात समझ गए कि 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 1 यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय, क्योंकि 1 बाय 1 तो एक ही है, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय, इस तरह से। तो इसके क्या हो गया 1 बाय 1 बाय n, इसको सब मिला के लिख सकते हैं ना 1 बाय n। यानी कि क्या हो गया कि x बाय m समानुपाती p और 0 से 1 के बीच में कितने ये परिमेय संख्या हो जाएगी 1। बात समझ में आ गई, इसको आ गए, ये आ गए समझ में, हाँ अब आगे। तो ये हो गया आपका, तो इसको आप आगे बढ़ो, इसके दोनों को मतलब ही नहीं है। तो x बाय m बराबर क्या हो गया k क्यों दिए, पूछो बोलो तुम, k क्यों दिए, k क्यों दिए, बोलिए जल्दी से स्पीड में, है ना। क्यों दिए, क्योंकि यह समानुपाती तोड़े, और समानुपाती तोड़ते हैं तो बराबर और k का यूज करते हैं। हाँ कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, हाँ बराबर और k का यूज किए, इनटू क्या हो गया p 1 बाय n। बात समझ गए, यही समीकरण को कहते हैं हम लोग, कौन सा समीकरण, फ्रेंडलिक समीकरण। यह समीकरण क्या कहलाता है, फ्रेंडलिक समीकरण कहलाता है। यह समीकरण डायरेक्ट लिख दे, यह समीकरण कौन सा, फ्रेंडलिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब इसका जरा गणितीय रूप देखेंगे आगे, थोड़ा सा वेरिफिकेशन फिर से एक बार। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, ये कब दिया था इन्होंने, किसके किसके बीच में संबंध दिखाया, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में। अब जरा देखो 1909 में फ्रेंडलिक ने, जरा देखिएगा 1909 में फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य संबंध स्थापित किया। फ्रेंडलिक के अनुसार अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा किसके, दाब के समानुपाती होता है। तो एक क्या हो गया, अधिशोषण की मात्रा कितना है x बाय समानुपाती क्या हो गया। तो यही चीज को हम निम्न दाब पर लिए, निम्न दाब पर क्या हो जाएगा कि जो x बाय m है दाब के समानुपाती क्या है गया। क्योंकि यहाँ पर देखो हम ग्राफ खींच के भी दिखाते हैं, यदि आपको समझ में ना आए तो। मेन तो इसमें कहाँ गया, यहाँ पर खींच दे, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो तो दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ से ऐसे हो गया ना, बस एक ही ग्राफ को तो कल भी बताया है,
आज भी बताएं, सही से देखो तो कल वाला आज आराम से आप, है ना। उसके बाद ये देखिए लिखा, ये स्लो मोशन में लिखाइए सर, लिखा कहाँ रहे हैं उल्लू, ये बोर्ड पर सब सोचता है। देखो यहाँ ये हो गया आपका ग्राफ, देखिएगा एकदम ध्यान से। ये पोजीशन पर, इस पॉइंट पर आप क्या देख रहे हो कि दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दाब क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ध्यान दे रहे हो, बात समझ में आ रही है कि ग्राफ में क्या दिख रहा है कि यहाँ कम ताप है, कम ताप नहीं बल्कि क्या है, कम दाब है। जब दाब कम होता है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर दाब बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, बहुत उच्च हो जाता है, तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सीधे जा रहा है। सीधे की जगह यदि और ऊपर जाता तो अधिशोषण की मात्रा तब बढ़ती जाती। अब देखो तो ये पोजीशन उच्च दाब है, तो इस पोजीशन के लिए कौन सा समीकरण चलेगा, देखो तो ये वाला चलेगा, x/m समानुपाती p पर पावर 0। ये कौन सा दाब है, यहाँ कौन सा दाब है, निम्न दाब। ये निम्न दाब है ना, ये कौन सा दाब है, निम्न दाब है, क्योंकि बहुत कम है। ये कौन सा दाब हो गया, PS यानी उच्च दाब। ये कौन सा दाब है, उच्च दाब। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान। तो निम्न दाब पर समीकरण क्या है, x/m समानुपाती क्या हो गया, P कितना है, 1 नहीं भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं। तो x/m समानुपाती कब, जब निम्न दाब है। लेकिन जब मध्यम दाब हो, बीच में ना इसके ना इसके, तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, तो उसके लिए समीकरण है x/m, ये वाला कहाँ, ये वाला ना, समानुपाती P 1/m। बात समझ गए, यही है ग्राफ, और इसी को अब कर सकते हो। फिर से देख लो क्या है, 1909 में कौन, फ्रैंडलिक ने क्या किया, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य संबंध स्थापित किया, है ना। फ्रैंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, है ना, दाब के समानुपाती होता है। हो गया यहाँ तक। तो क्या हो गया, x/m समानुपाती क्या है, बोलो सर x/m कहाँ से लिख देते हैं, पूछो आप लोग, x/m कहाँ से लिखते हैं, है ना। ये बताइए कि x/m कहाँ से लिखते हैं, अधिशोषण की क्या मात्रा, और ये क्या हो गया, दाब। तो x/m और p, एक लड़का लिखा है हैंग कर रहा है, तुम्हारे पास बुद्धि उतना नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि। और नेहा शर्मा ये जो पटापट जवाब देती है ना, तुमको ब्लॉक कर देंगे, कल किए थे ना, तुमको छोड़ दिए। फिर जो पटापट हर चीज में फालतू जवाब देती है ना तुम, और सामने रहती तो तुमको हम बढ़िया से बता भी देते। अधिशोषण की मात्रा समानुपाती क्या है, दाब। तो यहाँ पर क्या है, x/m समानुपाती क्या हो गया, p हो गया। तो ये जो है निम्न दाब पर क्या हो गया, दाब जो है, दाब यानी कि अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ देखो निम्न दाब है। उसके बाद उच्च दाब पर क्या है कि दाब बहुत ज़्यादा उच्च है, ज़्यादा है, तो x/m क्या है कि ये p पर पावर किसके, 0 के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया, फिर से समझो, x/m बराबर क्या हो गया, k, p पर पावर क्या हो गया, 0। और जब p पर पावर 0 होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो x/m बराबर क्या हो गया, k हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब दाब बहुत उच्च हो तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, स्थिर हो जाती है, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। वही देखो यहाँ दिखा रहा है, x/m जब समानुपाती हो p बहुत ज़्यादा उच्च दाब पर, तो ये स्थिर हो, है ना। अब दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे, ना निम्न और ना उच्च। तो दोनों के मध्यम दाब पर क्या हो गया, x/m समानुपाती p 0 से क्या हो गया, 1। तो 0 से 1 के बीच में कितने परिमेशन क्या है, 1/n होगा ना। x/m समानुपाती p 1/n, इसी को कौन सा समीकरण कहते हैं हम, समानुपाती तोड़े, जिससे पूछे थे ये नहीं बता पाया। समानुपाती हटाएंगे तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, k। और k क्या है, k है स्थिरांक, k क्या है, कांस्टेंट स्थिरांक। बात समझ गए। और बताना पड़ेगा एक बार, और बताना पड़ेगा एक बार और देख लो। अभी बोला है सर हैंग कर रहा है, तो है ना, तो हैंग कर रहा है इसका कारण भी है जो कल नहीं देखा। जैसे कल दाब का प्रभाव पढ़ाए थे ना, तो उसमें बताए भी थे, तो कल नहीं देखा, अब डायरेक्ट आ जाता है ये क्या शक्तिमान बन रही। तो अब बताओ कल का फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कल वाला रिपीट करें, कितना रिपीट करते रहे, सिलेबस भी तो आगे बढ़ाना है। चलो हो गया। तो 1909 में फ्रैंडलिक ने क्या, स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित
गैस की मात्रा एवं दाब में संबंध स्थापित किया। फ्रेंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, जिसको अधिशोषण की मात्रा कहेंगे, दाब के समानुपाती होता है। यानी कि x/m जो कि अधिशोषण की मात्रा है, जो कल मैंने पढ़ाया, समानुपाती क्या हो गया, P हो गया। तो निम्न दाब पर क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, निम्न दाब पर जैसे जैसे दाब बढ़ेगा अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, तो x/m समानुपाती P, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उच्च दाब पर गड़बड़ स्थिति। उच्च दाब पर क्या होता है कि दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने दिखाया भी अभी 2 बार दिखा चुका हूँ, अब कितना बार दिखाऊं, वो तो वीडियो भी पीछे देख के आप जाके देख सकते हैं। इसमें तो फायदा ये है, नुकसान है तो फायदा भी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना ही निम्न और ना ही उच्च दोनों के लिए रास्ता नहीं अपनाया, सोचा कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाए। तो x/m समानुपाती P 0 से क्या है 1, तो 0 से 1 है तो x/m समानुपाती P क्या कर दिए 1/m। जहाँ n जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा ना कि 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा ही होगा ना 1/n, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये x/m, अब ये समानुपाती हटाए तो k इंटू क्या हो P 1/n। अब ये समझे सर ग्राफ का कैसे कैसे क्या कर दिए। देखो ग्राफ को तो कल भी हम बनाए, अभी भी शुरू में बनाए यही ग्राफ, सेम ग्राफ शुरू में बनाया था ना। तो यहाँ पर ये दाब क्या था, उच्च था, बहुत ज़्यादा उच्च है, तो उसके लिए हम ये समीकरण लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ दाब निम्न है, बोलो सर कैसे समझ जाते हैं यहाँ दाब निम्न है, यार भाई 0 शुरू हो रहा है, तो 0 का मतलब निम्न नहीं होता है ना, तो 0 शुरू हो रहा है, ग्राफ देखने जानते तो बेहतर होता है ना। तो 0 शुरू हो रहा है तो निम्न दाब है, तो निम्न दाब पर समीकरण कौन हो गया ये। अब ना ही निम्न दाब ना ही उच्च दाब, मध्यम दाब पर, तो मध्यम दाब पर कौन समीकरण आ गया, x/m समानुपाती हो गया। चलिए अब लिख लीजिए जरा ध्यान से, लिखिए, लिखो 1909 में 1909 में लिखे फ्रेंडलिक ने, यहाँ n बराबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा ना, हाँ तब ना होगा 0 पॉइंट, 1 से छोटा होगा तो 1 पॉइंट कैसे होगा, तब तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा। अब तुम खाली बोलो, अब छूट ही जाता है। क्या लिखे 1909 में फ्रेंडलिक ने क्या, 1909 में फ्रेंडलिक ने स्थिर क्या ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा है ना, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब में संबंध स्थापित किया। लिखो फ्रेंडलिक के अनुसार स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित है ना, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, दाब के समानुपाती होती है। कॉपी कर लो, इस टोटल को कर लो कॉपी, फिर से एक बार देख लो।
तो अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होते हैं? दाब के। अब तो तब तक कॉपी करते चलो। x/m समानुपाती क्या हो गया? P। तो कह रहा है निम्न दाब पर क्या स्थिति है, उच्च दाब पर क्या है, मध्यम दाब पर क्या है। तो निम्न दाब पर क्या होता है कि दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। बस यहाँ देखो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, निम्न दाब है तो दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्राफ देखना सीखो पहले। कल मैंने ग्राफ देखने भी बताया था। अब कितना बताते रहे एक ही चीज़ को भाई। कल भी बताया ये नंबर लिख के कि ये 0 होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो आप देखते ही नहीं हो वीडियो, तो नहीं देखोगे और आगे वाला पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। तो अब ये देखो निम्न दाब पर x/m समानुपाती p पर पावर क्या हो गया? 1। अब 1 का मतलब नहीं है, ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, नहीं पूछा तो 1 ही है ना। यानी ये जो हम लोग लिखे वो निम्न दाब पर लिखे, हो गया। उच्च दाब पर क्या हो गया? x/m समानुपाती p पर पावर क्या हो गया? 0। p पर पावर 0 देने से क्या हो गया कि हम क्या देखते हैं कि जब दाब उच्च हो जाए तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कल भी मैंने बताया था, कल लिखवा भी दिया था मैंने कि अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ने से जब दाब बहुत उच्च हो जाता है तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ x समानुपाती क्या हो गया? x/m समानुपाती p पर पावर 0। तो उससे क्या हुआ? इससे हुआ कि x/m बराबर क्या हो गया? समानुपाती की जगह ये लिए हम कांस्टेंट और p पर पावर 0। तो किसी चर पर यदि पावर 0 हो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो क्या हो गया? x/m बराबर के। इसका मतलब ये हो गया कि अधिशोषण की जो मात्रा है वो किसके? तो कांस्टेंट है। अधिशोषण की मात्रा कांस्टेंट है कब? जब उच्च दाब हो। यानी अधिशोषण की मात्रा उच्च दाब पर स्थिर होती है, जो दिख रहा है ग्राफ में, है कि नहीं। अब हम दोनों का बीच का रास्ता अपना है, ना निम्न दाब ना उच्च दाब, मध्यम दाब पर। तो x/m समानुपाती क्या हो गया? p 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 के बीच में कौन कौन संख्या होते हैं? तो क्या हो गया? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो आप उसके जगह पर हम लिख देते हैं, सबको हटाकर एक शब्द का उपयोग करते हैं, 1/n। और 1/n का हम यूज यहाँ किए, जहाँ n जो होगा वो 1 से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखो 1 से हमेशा ज़्यादा है ना। अब x/m समानुपाती को हटाएं, क्या यूज किए? k × p 1/n, जहाँ k क्या है? स्थिरांक। हो गया। चलो जल्दी कर लो कॉपी और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, आगे बढ़ो, बढ़े आगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अब इसमें कुछ नहीं है, लॉग ले लो। समीकरण को का लॉग लेने पर जो आ गया वही आ गया, बस जल्दी कर लो। हाँ अभी नहीं बताएंगे फिर ना, फिगर नहीं भाई, ग्राफ है। पता नहीं, मैथ में आज तक ग्राफ से कभी नाता नहीं पड़ा है क्या? हाँ सर तो कहाँ समझते हो ग्राफ? हाँ अच्छा ठीक है। ग्राफ ये कौन सा सूत्र पर लिखा जाता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कौन सा सूत्र पर यूज होगा? बस है किसी को मालूम? नहीं मालूम है? चलो हो गया। पढ़ो खूब बढ़िया से। क्या चलता है एक दोस्त तुम लोग का है, मिटा दे पूरा ले। तो चलो हम लोग क्या है, समीकरण क्या देखे अभी? x/m एक्चुअली बताएं तो यहीं से शुरू था। जो फ्रेंडलिक समीकरण यहाँ से शुरू है वो तो हम जबरदस्ती वहां तक खींचे। x/m बराबर क्या हो गया? k p पर पावर 1 क्या हो गया? n, है ना। तो समीकरण का लॉग लेने पर या समीकरण के दोनों ओर लॉग लेने पर ये समीकरण मतलब एक लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। लो मतलब जब तक ऐसा नहीं लिखेगा नहीं होगा, वो समीकरण नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो समीकरण 1 ही है, तो चलो समीकरण 1 का लॉग लेने पर जाओ। लॉग लेके दिखाइए तो आप लोग कैसे बनेगा जल्दी से। समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, जहाँ लॉग लेके दिखाइए, बनाइए, बनेगा।
कोशिश कीजिए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो और ठीक, ये हम ही बना दें। लीजिए समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, है कि नहीं, जल्दी से कर लो, क्या होगा? तो x बाय क्या हो गया m, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले ले, लॉग x बाय m बराबर लॉग k इंटू p 1 बाय n। तो लॉग के फॉर्मूले आपके पास कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन है? लॉग x बाय एक्स एम, x इंटू वाई, या एक्स वाई लिख सकते हो। तो जब गुना रहे तो लॉग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, लॉग x जोड़ क्या हो गया? लॉग y। पहला ये है। दूसरा क्या है? लॉग x पर पावर y, तो y को आगे कर देते हैं, तो क्या हो गया? y लॉग x। ये दो फॉर्मूला हो, क्या कोई दिक्कत है? उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो लॉग में होता है, जो मैंने पहले भी बता रखा है, x बाय एम, तो लॉग x माइनस क्या हो गया? x y है ना, हाँ, तो लॉग क्या हो गया? y। ये 3 फार्मूला आपके लॉग में और हिसाब न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। ऐसे इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये एक ही मैथमेटिकल टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बस एक ही मैथमेटिकल टॉपिक, उसके बाद नहीं। हमको ये आज तक प्रतीत हुआ ना, कम से कम ऑफलाइन क्लास में, सॉरी ऑनलाइन में, ऑफलाइन में उतना नहीं लगता था, कि मैथमेटिकल प्रोसेस में आप लोग का जो हालत है वो क्या होता है? खराब हो जाता है ना। और ये जैसे ऑफलाइन तो कहता है देख लेते हैं, अरे तू क्यों नहीं कर रहा है, या वो, या ऑनलाइन में तो देख भी नहीं पाते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं। आप लोग को हम देखें लैंग्वेज वाला को आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, आपको जानते हैं नंबर कौन दिलाएगा? मैथमेटिकल। जब तक आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा नहीं रहेगा, आपको नंबर कम आएगा। बायोलॉजी वाले कभी भी 90 ऊपर वाले नंबर बहुत मुश्किल होता है उनको जाना। क्यों? क्योंकि जब तक मैथमेटिकल पोर्शन आपका अच्छा नहीं रहेगा, आपका जो क्या कहते हैं ये नंबर है वो 90 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो। उसके लिए मैथमेटिकल प्रोसेस चाहिए। कोई बात नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया? लॉग दोनों साइड ले लिए, लॉग x बाय एम बराबर लॉग k प्लस इंटू क्या हुआ? p 1 बाय। अब कौन फॉर्मूला लगेगा? देखो तो कौन फॉर्मूला यूज होगा? तो क्या हो गया? लॉग x बाय एम बराबर लॉग k, गुना के जगह क्या हो गया? जोड़। क्यों गुना के जगह जोड़ हुआ? देखो यार, लॉग में गुना जो होता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? लॉग p पर पावर 1 बाय n। गलत है? सही समझ में आया ये कैसे किए? तुम लोग को समझे रे? नहीं समझे? तो देखो यहाँ पर समीकरण, ये देखो पहले समीकरण था जो पीछे हम लोगों ने लिख लिया। अब समीकरण का क्या लिया हमने? लॉग लिया। तो लॉग लेने के बाद क्या हो गया? लॉग x बाय एम बराबर क्या हो गया? लॉग k गुणा p इंटू 1 बाय n। तो गुणा में लॉग जो होता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या हुआ? लॉग x बाय एम बराबर लॉग k जोड़ लॉग p 1 बाय क्या? n। अब 1 बाय n कहाँ चला जाएगा? आगे। अब कैसे? देखो ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला से ये आगे आ जाएगा। तो आगे आ गया तो y लॉग x1, तो इसी तरह से ये आगे आ गया। और लॉग x बाय एम बराबर लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p। बस यही समीकरण है। ये फ्रेंडलिक समीकरण का गणितीय व्यंजक हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, सुनो कि फ्रेंडलिक समीकरण क्या है। अभी हम लोग ने देखा क्या था? x बाय एम क्या था? x बाय क्या? m। x बाय एम बराबर क्या हो गया? k इंटू क्या? p 1 बाय पावर क्या है? इसका पावर है घात है 1 बाय m। तो समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग x अपॉन m, x बाय एम लॉग ले लिए बराबर लॉग k इंटू p 1 बाय n, है ना। तो लॉग x बाय एम बराबर क्या हो गया? लॉग k, और गुणा की जगह क्या लिख दिए हम? जोड़। क्योंकि ये लॉग में क्या होता है? गुणा जो होता है वो क्या होता है? जुड़ जाता है। जोड़ लॉग क्या हो गया? p 1 बाय n। अब जो है पावर जो होता है लॉग में वो कहाँ आ जाता है? आगे देखो, आ गया y लॉग x, तो क्या हो गया? ये 1 बाय n आगे आ गया। तो क्या हो गया? लॉग x बाय m बराबर लॉग k जोड़ 1 बाय n लॉग p। गया बात? भेजा में गया कि नहीं गया? थोड़ा बहुत ही जाएगा। चलो ठीक, आगे बढ़ो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो जल्दी से।
हो गया। यदि फिर से देखना है तो एक बार देख लो, तब तक कॉपी करते रहो। फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी क्या है? समीकरण x/m बराबर k p 1/n। तो समीकरण 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग ले लिए, log x/m बराबर log k इंटू p 1/n। तो log x/m हो गया बराबर log k, और 1/n जो है वो आगे कर दिए, तो 1/n है ना। पहले ये देख लो कि गुना के जगह क्या हो जाएगा, जोड़ आ जाएगा, क्योंकि log x गुना y बराबर log x जोड़ log क्या हो जाता है y। तो log k प्लस 1/n जो है वो आगे आ गया, 1/n log p हो गया। पहले जोड़ जुटा, फिर यहाँ हो गया। अब इसके लिए ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे? याद रखिएगा, log 1 k का मान यदि ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कांस्टेंट खाली देखने के लिए, लेकिन ताप के साथ ये जरूर परिवर्तित होगा। ये फ्रेडरिक अधिशोषण का सबसे मतलब क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का हिंदी क्या होता है कि इसका ये हानियां बोल सकते हो, ये नहीं कर पाया। log k का मान जो है यदि ताप बढ़ेगा घटेगा तो ये भी बढ़ेगा घटेगा, पहला। दूसरा दोष क्या है, ये समीकरण गणितीय समीकरण नहीं है, गणितीय यानी सैद्धांतिक नहीं, ये सिर्फ प्रायोगिक रूप से इंपिरिकल फॉर्मूला, इसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। 11 में हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र पढ़े थे, है ना। तीसरा क्या है, ये जो उच्च दाब पर, ये वाला जो समीकरण है उच्च दाब पर नहीं होता, ये जो नियम पढ़े वो उच्च दाब पर होता ही नहीं। उच्च दाब के लिए दूसरा समीकरण चाहिए। बात समझ है? इस सब इसकी क्या है हानियां है, इसकी क्या खराबी है, हानियां नहीं बोल सकते, इसकी क्या है ड्रॉबैक है।